डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम किसान भाइयों के लाइव सवाल हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। हेलो किसान में अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। उन अलग अलग विषयों से जुड़कर जानकारियों का विस्तार किया जाता है और उस विषय से जुड़े हुए जो आपके सवाल होते हैं उसके भी समाधान इस कार्यक्रम में किए जाते हैं। हेलो किसान में आज ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं जिससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का विस्तार आप तक होगा और आपके भी कोई संशय होंगे, कोई सुझाव होंगे या कोई सवाल होंगे तो उसको इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के विषय से। आज कौन सा विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं जान लेते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी योजनाएं एवं ऋण की सुविधा, यानी सरकारी योजनाएं के बारे में आप कैसे जानकारी ले सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और ऋण की क्या सुविधाएं हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कैसे ऋण आप ले सकते हैं। इन दोनों विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा, जानकारियों का विस्तार आप तक किया जाएगा। इस विषय से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई संशय आपके मन में है, कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं इस विषय से जुड़ा हुआ, तो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमेशा की तरह 3 माध्यम होंगे आपके पास। पहला माध्यम होता है टोल फ्री नंबर का, तो टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। टोल फ्री नंबर हम आपको बता देते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं 1800113060। इसके साथ ही 1800113061। इस नंबर का इस्तेमाल करके आप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और फ़ोन करते समय लेकिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें जब आप फ़ोन करें। दूसरा, आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से आप तक पहुंचाई जा सके। दूसरा विकल्प है व्हाट्सएप नंबर का। नंबर नोट कर सकते हैं 8800520717। इस नंबर का इस्तेमाल करके भी आप अपने कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं अगर आपका फ़ोन नहीं लग पाता, लेकिन सवाल भेजते समय आप अपना नाम लिखना ना भूलें। तीसरा विकल्प है ईमेल का। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 विकल्पों का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी सवाल, कोई मन में संशय, कोई नई जानकारी आप हमें देना चाहते हैं या हमसे चाहिए आपको, कार्यक्रम में जुड़िए अपने सवालों के साथ। आपकी हर समस्या का समाधान कार्यक्रम हेलो किसान में करेंगे हम। अब रुक करते हैं उन एक्सपर्ट का जो आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान। आइए सीधा रुक करते हैं स्टूडियो में मौजूद सबसे पहले डॉक्टर सुनील कुमार जी का। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। आप सहायक आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुनील कुमार जी आपसे हम करते हैं। कृषि के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है और एक समय ऐसा भी था जब बैलों से खेती की जाती थी, फिर ट्रैक्टर का इजाद हुआ और धीरे धीरे हम ड्रोन से खेती कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज का विषय भी कुछ इसी तरीके से है कि कृषि में अब डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल माध्यम से किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये डिजिटल युग और कृषि के क्षेत्र को डिजिटल करने का क्या लक्ष्य सरकार का है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, कुल मिलाकर डिजिटलीकरण करने से क्या फ़ायदा होगा कृषि क्षेत्र में? देखिए, सबसे चीज़ें है कि हम डिजिटल युग में जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसान भाइयों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, तो किसान भाई जो है गांव में रहते हैं और गांव में कोई भी संसाधन और चीज़ों को पहुंचने में एक समय लगता है। सरकार की वो भी बहुत बड़ी कठिनाइयाँ होती थी कि उनके जो प्रशासनिक तंत्र होते थे जिसमें किसानों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको जोड़ने में जो है ये डिजिटल माध्यम जो है बहुत सुविधा प्राप्त मिला है, जिससे किसान भाई जो है जुड़ पाए हैं। आज के टाइम में आप जब देखेंगे कि हर एक, पहले तो डिजिटल में हम 2 चीज़ देखें कि हम संसाधन किसानों के पास क्या है, तो आप देखेंगे कि हर एक जगह जो है इंटरनेट की व्यवस्था चली गई है, स्मार्टफोन सारे चीज़ लोग आ गए हैं। तो भाई अब किसान को हम डिजिटली सारा चीज़ें हम उनको मुहैया करा सकते हैं। तो ये डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है वो अन्य क्षेत्रों में भी हुई, एजुकेशन में भी हुई, लेकिन आज के टाइम में जो किसानों के लिए है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारे आप जनसंख्या और उसका
व्यवसाय के रूप में देखेंगे तो बहुत बड़े एक जो हैं हमारे देश में, जिनको हमें सारी सूचनाएं देनी है और बहुत सारे जो उनके लिए प्रोग्राम जो चलाए गए योजनाएं हैं, उनको लाभार्थी जो इस योजना का है उन लाभार्थियों को उनके साथ जोड़ना है। जोड़ने के साथ साथ जैसे आपने एआई का बात किया है, तो एआई भी इंटेलिजेंस का आज के टाइम में जो जमाना आ गया है उसमें भी बहुत सारे फायदा है कि हम उनको क्या सुविधा दे सकते हैं। उनकी जो पूरा हमारे पास डेटा जो आ गया है उस पूरा डेटा को हम कैसे उसको एनालिसिस करके हम क्या क्या सुविधाएं उनको दे सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे किसानों को अपने मन में संशय होती है, बहुत सारी सूचनाएं वो लेना चाहते हैं। जैसे हम लोग स्कीम के बारे में बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं अलग अलग, लेकिन कुछ ऐसे कृषि मंत्रालय को आया कि नहीं, एक ऐसी प्लेटफॉर्म होनी चाहिए जो सभी योजनाओं का एक ही जगह अगर किसान भाई को ले सकते हैं लाभ, कि इसमें क्या होगा, इसको दोनों मिला के क्या लाभ होगा। तो ये सारे भी प्रयास जो है कृषि मंत्रालय द्वारा की जा रही है, ताकि है जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जितने भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो आप चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, कुछ कस्टमाइज इंफॉर्मेशन है, कुछ उनके अपने अपने जो चीज़ें हैं उनको जानकारी लेके उनके तरह से एक इंफॉर्मेशन उनको दी जा सकती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने वक्तव्य यहाँ पर रखा है कि इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर जो सरकार की जो पहुंच थी किसानों तक, उसको सुनिश्चित करने में, उसको आसान बनाने में कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण एक पुल का काम करेगा और सीधा पहुंच किसानों तक सुनिश्चित करता है। किसानों के भी तमाम समस्याओं का समाधान अब कागजी कार्रवाई में न जाके बल्कि माफ़ कीजिए, डिजिटल के माध्यम से एक क्लिक पे किसान भाई तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसको और विस्तार से समझेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं आप जानकारी लेने के लिए, इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। जी, तो आपने अभी तक सुना किस प्रकार से जो डिजिटलीकरण है वो कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है, किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान कर रहा है और सरकार की जो पहुंच है किसानों तक उसको भी सुनिश्चित कर रहा है। इसके इतर और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं डिजिटलीकरण से, और डिजिटल की तमाम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सरकार की योजनाओं के कैसे आप लाभ ले सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कौन सी योजना का लाभ मिलेगा, इसको भी हम समझेंगे। इस विषय से जुड़ी पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार डॉक्टर सुनील कुमार जी, फिर से सवाल मैं आपसे करूंगा कि अगर कोई छोटा मझोला किसान हमारे देश में है, अगर उसको कोई सरकारी योजना की कोई जानकारी चाहिए, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे कृषि विभाग द्वारा या भारत सरकार द्वारा जिस पर हर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उसके बारे में मिल सकती है? ये बहुत सारे हैं, जैसे आपके कोशिश किए गए हैं कि जो है, देखिए आप सुविधा किस किस माध्यम से ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने बहुत सारे ऐप बनाए हैं, है ना, जो ऐप के माध्यम से सारे अपनी स्कीम्स की भी हैं और दूसरे स्कीम्स की भी हैं, सारे योजनाओं का जानकारी किसान भाइयों को मिलता है। लेकिन अब कोशिश ये रहा कि किसान भाई पहले कितना लोग ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो अब कोशिश है कि सारे सामग्री जो है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल साधन हो गए जिसमें हम कोई सारे चीज़ों को एक साथ रख के एक साथ दे सकते हैं। तो ऐसे है, आप वेबसाइट भी देखेंगे, पोर्टल भी देखेंगे, तो इस तरह के है। जैसे आप एक चीज़ों का करें कि अगर सॉइल साइंस का पहले हम लोग बात करते थे मिट्टी के बारे में, तो सॉइल कार्ड की अलग अलग होती थी। वेदर का इंफॉर्मेशन, अगर मौसम की जानकारी लेते थे, अलग अलग जगह होती थी, है ना। इसी तरह से जो है बहुत सारे, क्या इसका क्रॉपिंग पैटर्न है, कहाँ किस तरह की खेती हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ें अलग थी। तो ये सारे चीज़ें अलग अलग चीज़ों को उपलब्ध होते थे, अलग अलग किसानों को जाना पड़ता था। अब अगर आप देखेंगे तो विस्तार जो अभी हमारा एक पोर्टल बना है कृषि मंत्रालय का, पहले से भी चल रहा है, तो जस्ट लाइक ये सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो हम वहीं से ले सकते हैं। उसमें भी आपको सारे इन्फॉर्मेशन, सारे स्कीम का चैटबॉट लगा हुआ है, अदर चीज़ें हैं, तो सारे चीज़ों को अगर एक जगह लेंगे तो हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई ये तो सूचनाएं लेने की, अगर कोई आप चीज़ को इन्फॉर्मेशन आप डिलीवर करना चाहते हैं, जैसे कोई चीज़ देना चाहते हैं, आप ऋण की बात करते हैं, है ना, अगर ऋण की बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय ने एक जन समर्थ पोर्टल बनाया है। उस जन समर्थ पोर्टल को बैंक के माध्यम से सारे को जोड़ा हुआ है, मंत्रालय को भी जोड़ा हुआ है, और जो है वो सारे एक ही जगह पर आप अप्लाई कीजिए, मॉनिटरिंग होता है। तो इस सारे चीज़ों को होता है। अब ये क्या है कि अब कोई सुविधा लेते हैं तो बहुत सारे आपकी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है।
जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हो गया, तो आधार के साथ उसको जोड़ा हुआ है, तो आधार के साथ आपकी पर्सनल जो है व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। खेत की इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो आजकल वो जो आपका एक किसान रजिस्ट्री बन रहा है ना, तो उसके माध्यम से कि पूरे खेत को जो लैंड रिकॉर्ड है उनके साथ जोड़ के उनकी सारा चीज़ दिया गया। अब उसमें आप क्या खेती करते हैं, तो खेत में क्या उपज है, तो उसकी भी क्रॉप रजिस्ट्री बन रही है, उस रजिस्ट्री को भी एक जगह लाया जा रहा है। आप किस फसल को कितना उगाते हैं और कहाँ बेचते हैं, मंडी में बेचते हैं, एमएसपी पर बेचते हैं, तो एमएसपी पर बेचते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। तो इसी तरह से किसान की जो अलग अलग इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ हैं वो सारे हैं। अब क्या है कि आपको एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे मंत्रालय को या विभाग को चाहिए या उनको चाहिए, तो एक जगह डिजिटली एक जगह इन्फॉर्मेशन है तो हम आपको ऑनलाइन ही दे सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आपको ऋण लेना है ना, या केसीसी लेते हैं, तो केसीसी लेते हैं तो बड़ा सिंपल तरीका है कि भाई केसीसी ले आते हैं तो पहले हम लोग किसान भाई जाते थे, बैंक के पास जाते थे, बैंक के पास जाएं, उनके पास देखते थे कि बैंक के पास समय है कि नहीं हमारी बात सुनने के लिए, उनका क्योंकि समय नष्ट होता था। उसके बाद वो कागजात देते थे, कागजात जो फिजिकल में होता था, खोने का डर होता था, कागजात भी मिनिमम लगते हैं। अब अगर आप केसीसी के, अगर एक मैं छोटा सा दूं एग्जांपल, तो केसीसी में क्या चाहिए हमें, किसान का व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस खेत में उगा रहे हैं उनका मालिकाना हक किस किस खेत का है उसका चाहिए, अगर बटाईदार है तो किस किस खेत में वो बटाई कर रहे हैं वो चाहिए, क्या क्या क्रॉप उगा रहे हैं, इतना ही चाहिए, है ना। इस इंफॉर्मेशन को हम डिजिटली अब हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। तो ये कैप्चर करने से क्या हुआ कि हम ये सारे इंफॉर्मेशन एक बार सीधे बैंक को दे देते हैं, बैंक के पास जाने के बाद उनकी बैंक की जवाबदेही हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो आप देखेंगे कि पूरे सारे इंफॉर्मेशन जाने के बाद वो वहाँ सारी चीज़ चला जाता है। इसी के माध्यम से अभी कृषि का ऐप जो बना है उसके माध्यम से भी जो है किसान घर बैठे ही, अब बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं है, किसान जो है वहाँ सारे इंफॉर्मेशन एक जगह एग्रीगेट करके ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सुविधा हैं। अगर इसी तरह से आप अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप जैसे है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आप लेते हैं तो इसमें जो है कि आपको सब्सिडी मिलती है कि कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मैनेजमेंट के लिए या वायबल एसेट खरीदने के लिए या उन्नत तकनीकी करने के लिए, तो सरकार इसमें जो है 3% की ब्याज सहायता राशि देती है। इसके अलावा बैंक से आपको कोलेट्रल नहीं जमा करने पड़े, इसलिए सीजीटीएमएसी फी भी उसमें आपको सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। तो ये जो सुविधाएं हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये स्कीम जो है बहुत सारे दूसरे स्कीम से भी कन्वर्ज किया हुआ है। अब कन्वर्ज किया हुआ है तो अब एक स्कीम दूसरे स्कीम का इंफॉर्मेशन कैसे लेगा, ये सारे चीज़ों को इसमें व्यवस्था की गई है। अब जैसे कोई आदमी अगर मान लिया जाए कि वेयर हाउसिंग बना रहा है ना, तो वेयर हाउसिंग से इसमें हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से भी सुविधा ले सकते हैं और एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम्स जो है उसके द्वारा भी हम आपको कैपिटल सब्सिडी दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म से अप्लाई करे किसान, जिसमें कम से कम कागजात की जरूरत पड़े, डिजिटल माध्यम से हमारे माध्यम में आ रहा है, हम बैंक के साथ कर पाए। तो डिजिटल से सबसे ज़्यादा चीज़ क्या हुआ कि लाभार्थी को तो जो फायदा हुआ, जो हम जल्दी पहुंच पाए, इसमें इफिशिएंसी भी आया, ट्रांसपेरेंसी भी आया और हम जो है टारगेटेड आदमी के पास सीधे सीधे हम पहुंच पाते हैं और हम देख पाते हैं इसमें कि कौन किस जगह, कौन किस क्षेत्र में किस जगह जो है वहाँ लाभार्थी कम पहुँचे हैं। तो जो सरकार का अब जो है वो तुरंत जहाँ कम पहुँचे हैं किसी जगह पर, तो उसको वहाँ पहुँच बनाने के लिए अलग अलग जो है अब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये सारे जो है ना डिजिटल माध्यम से, पहले डेटा जो आता था फिजिकल माध्यम से उसमें बहुत ही कठिनाइयाँ होती थी, हम सरकार को जो काम पहुँचाना पड़ता था उसमें जो साल लगती है, अब हम दिन में वो काम कर पाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे चेंजेज हैं, किसानों को जो लाभ मिल रहा है। जी, तो समय भी बचता है अब और पैसे की लागत भी कम लगती है और मिनटों में सारे काम डिजिटल माध्यम से हो जाते हैं। कुछ और पहलुओं को समझेंगे डॉक्टर सुनील कुमार जी आपसे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को पहले एक बार देख लेते हैं। सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं तक पहुंच को काफी आसान बना दिया है। इसके लिए सरकार की ओर से कई सराहनीय प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में जन समर्थ पोर्टल की बात करें
तो ये पोर्टल स्टार्टअप्स को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह स्टार्टअप्स को ऋण के लिए आवेदन करने, प्रस्तावों की तुलना करने और एक एकीकृत डिजिटल यात्रा के माध्यम से अपने आवेदनों को आसानी से ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। सरकार देश में डिजिटल भुगतान को अपनाने की दर बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिनटेक, बैंकों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें टीयर 2 और टीयर 3 शहर भी शामिल हैं। आरबीआई ने टीयर 3 से 6 शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में डिजिटल भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की तैयारी को प्रोत्साहित करने के लिए 2021 में एक पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की। डिजिटल भुगतानों के बढ़ते चलन ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव किया है। यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्बाध और पता लगाने योग्य लेन देन को सक्षम करके डिजिटल भुगतानों ने व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए एक मजबूत वित्तीय पहचान बनाई है। ये पहचान वित्तीय संस्थानों के लिए वैकल्पिक डेटा बिंदुओं के रूप में काम करती है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेजीकरण के अभाव में भी ऋण पात्रता का आकलन करने में मदद मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक लोग औपचारिक ऋण चैनलों तक पहुंच पा रहे हैं। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही उपयोग किया जाता है। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसे 2019 में भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय मदद की जाती है, जो 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं। पीएम किसान योजना को और अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार किए गए हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। 24 फरवरी 2020 को पीएम किसान योजना मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई थी। इस ऐप को अधिक पारदर्शी बनाने और अधिक किसानों तक पहुंच बनाने के लिए विकसित किया गया है। पीएम किसान मोबाइल ऐप पीएम किसान वेब पोर्टल का एक सरल और कुशल विस्तार है। साल 2023 में इस ऐप को एक अतिरिक्त फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ लॉन्च किया गया। इस ऐप ने दूर दराज के किसानों को बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी करने में सक्षम बनाया। पोर्टल और मोबाइल ऐप स्व पंजीकरण, लाभ स्थिति ट्रैकिंग और चेहरे की प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इन तमाम प्रयासों के जरिए कृषि के क्षेत्र को बेहतर किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम के इस्तेमालों के जरिए किसानों की जो पहुंच है, किसानों तक सरकारी योजनाओं की जो पहुंच है, उसको और आसानी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। हम जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर। एक ऐसी योजना थी जिसका
पूरा अगर कायाकल्प देखा जाए, जिस तरीके से डायरेक्ट किसानों तक जो धनराशि है या जो लाभ राशि है वो डायरेक्ट पहुंचाई जाती है बिना किसी बिचौलिए के। जब इस योजना की शुरुआत हुई तो बड़े सवाल उठे कि कैसे किया जाएगा, तमाम ग्लिच होंगे, इतना बड़ा अमाउंट, इतनी लाखों की संख्या में किसान हैं, कैसे पहुंचेगा, सब कुछ देखने को बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, उसको भी समझने का प्रयास किया गया। लेकिन जिस तरीके से योजना की शुरुआत हुई और आज बहुत सफलतापूर्वक हर किसान के खाते में पैसा पहुंच जाता है, तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी की जो ये योजना है, बिना किसी बिचौलिए के सफलतापूर्वक ये संपन्न हो रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, हम सफल तो हो गए हैं किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करने में, पैसा भेजने में, लेकिन आज भी कई किसानों की समस्या है कि हमें वो लाभ मिलना बंद हो गया है। उस लाभ को दोबारा से निरंतर चालू करने के लिए किन प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा, कहाँ संपर्क करें? क्योंकि डिजिटल करने से चीज़ें आसान तो होती हैं, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतनी जागरूक नहीं हैं, उतने जानकार नहीं हैं डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करने में। तो उनके लिए किस प्रकार से इसका समाधान होना चाहिए और कैसे वो अपनी किसान सम्मान निधि को वापस पा सकते हैं? देखिए, ये जो आप योजना है, इस योजना जब प्रारंभ की गई थी तो चीज़ें थी, चाहे उस टाइम चैलेंजेस था। इस योजना से मैं चूँकि जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो इसमें यह था कि किसानों के साथ हम कैसे जोड़ पाएँ, उनको हम किसान को चिन्हित कैसे कर पाएँ, और चिन्हित करने में सही सब दिक्कत इसमें यह है कि सरकार को सही बेनिफिशियरी को पहचान कर उनको सही टाइम पर भुगतान करना, ताकि उनको किसी तरह से दिक्कत ना हो, क्योंकि भुगतान बैंक के द्वारा होता है, चिन्हित उनको गांव में करते हैं, और उनका जो चिन्हित का जो पात्रता था उस पात्रता को उसको सुनिश्चित करना था। तो ये सारे चीज़ों करते हुए हम लोग को एक पोर्टल बनाया, पोर्टल के माध्यम से फिर हमें आया आधार से जोड़े, आधार से जोड़ने के बाद उसकी ऑथेंटिकेशन हुआ, और जो आपको यूपीआई का जो अभी ज़माना है वो आपको ऐसे भारत में आप कहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों से लेके पूरे, ये तो विश्व में कहिए कि यूपीआई का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसका आपका लिटरेसी में जो है फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है उसको जोड़ने के लिए। लेकिन इसमें जो अभी आपका प्रश्न था ये जोड़ने के लिए कि किसान छूट जाते हैं, ऐसा आ रहा है, तो इसमें प्रक्रिया दिया गया है कि किसान छूट जाते हैं। इसमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है कि देखिए, एक तो जो है भूमि का हम लोग अब इनको जोड़ दिए हैं लैंड रिकॉर्ड से, तो भूमि का डेटा जो है अपडेट रहता है हमारे पास। कभी कभी क्या होता है, म्यूटेशन हो गया, अदर हो गया, तो जो भूमि अगर किसान ने दिखाया कि कम भूमि दिखा देते हैं कि मैं पूरा भूमि क्यों इसमें दूं, मैं किसान हूं, मैं दो भूमि के टुकड़े का ही विवरण देता हूं, तो अगर वो विवरण कहीं किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर हो जाता है, रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ है ये भी, तो वो उसमें कठिनाई होती है, तो फिर उस टाइम वो जो है किसान जो है छूट सकते हैं। तो ऐसे जो किसानों को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप पूरी भूमि का विवरण दें, ताकि आप किसान कब तक है वो पूरा बना रहे। दूसरा होती है कि बैंक में हमको जो ट्रांसफर होता है राशि वो बैंक में जाता है। अब बैंक में किससे जाता है? आधार सीडेड से जाता है। तो आधार जो सीड करते हैं अधिक कभी कभी तो ई-केवाईसी बैंक में किया जाता है ना। हर एक साल आप देखते हैं 3 साल में एक बार ई-केवाईसी होता है। अगर बैंक में ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो वो अकाउंट डोरमेंट हो जाता है ना। तो अगर उसमें सरकार के पास ये कठिनाइयाँ हो गई कि भाई आप सारे आपके जो आधार सीडेड अकाउंट है वो डोरमेंट हो गए, तो मैं पैसा भेजूँ कहाँ से, है ना। तो उसके लिए जो होता है कि हम लोग वहाँ देते हैं कि भाई आपके जो है आप फिर से ई-केवाईसी बैंक में जाके कीजिए और खाता जो है फिर से इसको ऑपरेटिव बनाइए। तीसरा समस्या होती है कि हम लोग जो है लाभार्थी जो हैं वो लाभार्थी अभी हैं कि नहीं मौजूद, क्योंकि जब डेटा जो कलेक्ट किया गया था 2020 में किया गया था, तो सरकार की एक पहल होती है कि हम कि लाभार्थियों की पुनः पहचान करें, है ना। तो इसके लिए जो बनाया हुआ है आधार के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए एक ऐप बना दिया गया है कि आपसे हम जैसे आप पेंशन लेते हैं तो हर एक साल आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हाँ हम अभी हैं, ये लाभार्थी के लिए हम अभी हैं और अगले साल भी पात्र रहेंगे। तो इसी तरह से इस योजना में एक है कि आपको ई-केवाईसी कराना होता है बीच बीच में 3 साल 4 साल में, तो ये ई-केवाईसी कराते हैं। तो यही जो है मूल चीज़ें हैं जिसके कारण कठिनाइयाँ आती है। ये सुविधाएं जो है अब तो ऐप बन गया है, अब किसान खुद ऐप डाउनलोड करे, अपनी स्टेटस देखे, कोई भी स्टेटस जो है उसको अपडेट करनी है तो इमीडिएटली अपडेट कराए। और सरकार की तरफ से ये SMS जाते हैं सभी को, जब हमारे इंस्टॉलमेंट जब देने होते हैं किसानों को, तो हम लोग प्रचार माध्यम के द्वारा भी और प्लस SMS के माध्यम से भी किसानों को सूचित करते हैं कि जो है अपनी
अपने जो है जो पात्रता की जो है वो देख लें कि आपको इंस्टॉलमेंट मिलना या कोई कठिनाइयाँ हैं तो इतने तारीख से अंदर अंदर इसको जो है अपडेट कर दें। तो ये अपडेट करने में भी है, चूँकि मोबाइल से अपडेट होता है तो किसान भाई खुद कर सकते हैं। इसमें जो किसान भाई जो है नहीं यूज करते हैं तो उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर है जो आप देखते हैं कि हर एक ग्राम पंचायत में गांव में पड़े हुए हैं, उनके माध्यम से वो किसान भाइयों से कहते हैं कि अपडेट कर दें। हमारा प्रयास रहता है कि सही किसानों को सही समय पर मिले, किसमें बिचौलियों का ना हो, किसी जगह को उनको कोई बरगलाए नहीं किसी बातों के लिए। तो इसलिए स्वयं किसान को सारी इन्फॉर्मेशन जाते हैं। तो यही इतना बहुत सरल है और ये हम लोग बार बार सूचनाएं देते हैं। जी डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि हम SMS भी करते हैं, SMS के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है और उनको ये सूचना पहुंचा जाती है कि आपकी सम्मान निधि आपके खाते में पहुंच चुकी है। इससे जुड़ा मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, लेकिन एक दर्शक हैं, उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपना सवाल भेजा है, उनके वीडियो को पहले देख लेते हैं। कृष्णवीर चौधरी हैं गाजियाबाद से, देखते हैं क्या सवाल है। जो फसल बीमा योजना है, यदि प्राकृतिक आपदा से किसी भी तरीके की फसल का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए फसल बीमा योजना में रबी और खरीफ दोनों फसलों का अलग अलग है। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इनका रहा है। देखिए फसल बीमा योजना में जो है क्षति का है, तो इसमें दो तरह की क्षति होती है। एक तरह की क्षति होती है जो जिसको व्यापक आधार पर क्षति कहते हैं, वो ग्राम पंचायत स्तर पर जो है उनको आकलन किया जाता है। तो वो आकलन जो है राज्य सरकार के प्रतिनिधि जो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड के जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से, और बीमा कंपनी उसमें सहभागी होते हैं देखने के लिए, केवल उनके माध्यम से किया जाता है। तो ये जो है कैलकुलेट करते के लिए उसमें भी ट्रांसपेरेंसी देखिए लगाया हुआ है, उसमें भी ऐप बना हुआ है कि ताकि ये सूचनाएं हमें तुरंत मिले और तुरंत हम भुगतान कर पाए। क्योंकि इससे केवल हम ये नहीं कर पाए कि हमारी इफिशियंसी कितनी अच्छी बढ़ पाए और हम जल्दी से जल्दी योजना को लाभ दे पाए, इसलिए भी आपका तकनीकी जो है सूचना तकनीकी बहुत योगदान इसमें दे रही है। तो उस ऐप के माध्यम से हम लोग जो है क्रॉप कटिंग करते हैं, क्रॉप कटिंग का वीडियो भी बनता है, उसमें फील्ड भी चिन्हित होते हैं। अगर फील्ड जो चिन्हित फील्ड से अगर बाहर भी करना चाहेंगे तो डाटा अपलोड नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ें दिया हुआ है, जैसे ही डाटा अपलोड होता है वो हमारे शॉर्टफॉल निकलते हैं और क्लेम कैलकुलेशन होता है। दूसरी चीज़ एक है कि जो कुछ क्षति ऐसी है जो व्यक्तिगत आधार पर उनको भुगतान की जाती है ना, जैसे अस्थायी, जिसको स्थानीय आपदा कहते हैं, ओलावृष्टि हो गया, जल भराव हो गया, भूस्खलन हो गया, है ना। तो इस सब चीज़ों में अगर जो है अगर ओलावृष्टि होती है तो कुछ क्षेत्रों में को प्रभावित करती है उस टाइम किसानों को, तो उस क्षेत्र की कहाँ प्रभावित किया, इसकी सूचनाएं कहाँ से देंगे हम लोग। तो ये सूचनाएं देने के लिए हम लोग ने ऐप बनाया हुआ है, ऐप के माध्यम से दे सकते हैं, या टोल फ्री नंबर है 1447 1447, इनके माध्यम से आप सूचनाएं दीजिए। वो जो जब वहाँ ऐप में जो क्रॉप कटिंग करते हैं, जब वो लॉस असेसमेंट वहाँ करने जाएंगे तो फिर हम लोग वहाँ भी एक ऐप्स के माध्यम से वो सूचनाएं देना पड़ता है, ताकि उसमें किसान का भी फोटो हो और ये जो हम रिकॉर्ड में भी कर पाएँ कि अगर कोई विवाद हो जाए, बीमा कंपनी से कोई विवाद हो जाए, कम क्लेम मिला, या चीज़ों है कि किसान खुद देख पाएँ कि हाँ हमारा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो हुआ कि नहीं हुआ, या हमारा क्षतिपूर्ति की गणना जो है किसानों की आ करके ऐप के माध्यम से किए नहीं। तो ये सारे चीज़ें जो है तकनीकी के माध्यम से करते हैं, भुगतान करते हैं। और इसमें जो है आप तो देखेंगे कि क्लेम भी, जैसे आपका PM सम्मान निधि का पैसा जैसे जाता था, उसी तरह से अब सीधे पैसा जो है सीधे खाते में जाता था। उसका भी एक था कि पहले बैंक के माध्यम से जाता था, बैंक वो खाते में, किसानों के खाते में बहुत लेट से भुगतान करते थे, 15 दिन 20 दिन महीने लग जाते थे, और हमारी जो बहुत सारे जो सरकारी मशीनरी हैं उसी में लगे रहते थे कि कब गया नहीं गया, इसकी पूरी देखने के लिए किसानों की शिकायत होती थी। अब सीधे PMFS के द्वारा जो यहाँ पोर्टल है उसके माध्यम से सीधे भुगतान किसान के खाते में चला जाता है। डॉक्टर सुनील कुमार जी, और एक जो छवि थी सरकारियों जो दफ्तर होते हैं या कृषि विभाग है या सरकार से जुड़े हुए जितने भी कामकाज होते थे, उनकी एक छवि थी कि कोई भी आदमी आवेदन लेके पहुंचा तो पहले वो कागज़ पे एप्लीकेशन लिख के देगा, वो किसी अधिकारी को देगा, अधिकारी फिर उस पर कार्रवाई करेगा, उसमें लंबा वक्त जाता था। और कुल मिलाकर एक छवि ये बनी हुई थी कि सरकारी कामकाज में तो भाई महीनों लगते हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। डिजिटल हमने कर तो दिया है, लेकिन डिजिटल का ये सारे पोर्टल्स का इस्तेमाल करने के बाद इस छवि को बदलने में हम कारगर रहे हैं या अभी भी वही स्थिति बनी हुई है डिजिटल इस्तेमाल करने के बावजूद भी? देखिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अब जो है कि आपकी जवाबदेही तय है। आपकी हर एक, देखिएगा आप जो सिटीजन चार्टर्ड में हर एक चीज़ें के लिए लिखा गया है, हम लोग को भी
बताया जाता है, हम लोग ने भी रखा हुआ है कि ये इस तरह की जो भी ग्रीवांसेज आती है या इस तरह की जो आवेदन आती है या इस तरह की जो प्रपोजल आती है, आप क्योंकि किसान का अगर देखेंगे तो हर एक चीज़ का होता है, किसी चीज़ में हमें 5 दिन लगेगा, किसी में 10 दिन लगेगा, किसी से और हमें दूसरे जगह से इंफॉर्मेशन लेके एग्जामिन करना होता है। तो ये पूरा चीज़ों को हम लोग करते हैं। तो ये डिजिटल माध्यम के द्वारा ट्रांसपेरेंसी ईजी तो हुआ ही है कि आप सीधे घर बैठे ही एप्लीकेशन लोड कर दीजिए, आपको दफ्तर का चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं सारे जिसमें आप घर बैठे ही चले जाएं, सारे काम करें। इससे ये भी हुआ कि आपको गांव में रह रहे हैं, गांव के निवासी हैं लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं, फिर भी आप गांव को पूरे अच्छे से सारे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो पहला तो ये हुआ कि तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत चला गया। हमारे लिए सरकार के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर ये चीज़ें जो आई है किसी अन्य विभाग से संबंधित है या उसमें अन्य लोगों से भी एग्जामिन कराना है तो हम डिजिटली उनसे भी तुरंत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, है ना, और उसका जवाब भी दे देते हैं। अगर जवाब नहीं दे पाए सही टाइम पर तो तुरंत ये हमारे फ्लैग हो जाते हैं और एस्केलेशन मैट्रिक्स बना हुआ है, सीधे ऊपर में चला जाता है। आप अगर देखें होंगे कि पीएमओ में अगर कोई रेफरेंस देते हैं, उनका 1 महीना का टाइमलाइन है, 1 महीना से जल्द आगे होता है तो सीधे ऊपर के ऑफिसर को चला जाता है फ्लैग की है जो है पेंडिंग है, और उसके अगर ऐसे रहते तो कार्रवाई हो जाती है कर्मचारी। तो ये जो जवाबदेही सुनिश्चित की गई है कि इससे हो जाए। अगर उससे जवाब संतुष्ट नहीं है किसान भाई तो फिर से वो उसी चीज़ों को रेज करते हैं। तो रेज करते हैं तो चूंकि ये डिजिटली अवेलेबल है, जहां हमें दूसरे जगह खोजने का नहीं तो पहले क्या होता था, ये फाइल तो दब गई जी, ये फाइल नहीं मिल रही है, वो चीज़ें तो बंद हो गई है पूरी चीज़ें सरकार में। तो आपको उस चीज़ों को रेफरेंस लेके तुरंत आप निकालें और तुरंत फिर जो भी उसकी करेक्टिव मेजर है या जो चीज़ तथ्य उस टाइम नहीं आ पाया या उस तथ्य को आप नहीं सामने ला पाए और कुछ बदलाव चाहते हैं, अगर सरकारी कोई दिया गया है ऑर्डर, तो उस तथ्य को लाते हुए फिर आपसे पुनः विचार करने के लिए कीजिए। और हम लोग के लिए भी आसानी होता है कि तुरंत उसको हम लोग एग्जामिन करके तुरंत उस पर ऑर्डर पास कर देते हैं। जी डॉक्टर सुनील कुमार जी, किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक, आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, वो तो आपके सामने है ही, लेकिन उसके साथ साथ चुनौतियां भी कई होती हैं, ये भी आप मानते होंगे। अगर डिजिटल साक्षरता की अगर हम बात करें, देश के हमारे कई ऐसे देश हैं, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर किसान आज भी उतना साक्षर डिजिटली नहीं है। जैसे आपने SMS का जिक्र किया था पहले, लौटते हैं उसी बात पर कि SMS के जरिए प्रचार प्रसार किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि आपकी सम्मान निधि पहुंच गई है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा पहलू उसमें ये आता है कि आप देख रहे हैं कि डिजिटल तकनीक जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसके साथ चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। आज आप देखते होंगे कि डिजिटल माध्यम से कितने तरीके से लोगों के साथ ठगी हो जाती है, साइबर ठगी हो जाती है, या डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को रखते हैं। क्योंकि किसान भाई हमारे बहुत भोले होते हैं और जैसे मैंने कहा कि डिजिटली साक्षरता की कमी कहीं ना कहीं अभी भी है। ये भी एक चुनौती कहीं ना कहीं आपको लगती है, सरकार के दृष्टिकोण में इस चुनौती को लेकर काम किया जा रहा है? हाँ, इस तरह की चुनौतियाँ आती है। बहुत सारे हम लोग स्कीम में देखे हैं, फसल बीमा में भी देखे हैं, अदर में देखे हैं कि इस तरह की चुनौतियाँ आती है। हमारे पास शिकायत आती है कि जो है इस तरह का काम हो गए हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि हम जो है इसको क्यों हम लोग किसानों को कहते हैं अब इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, इसीलिए देते हैं कि इन्फॉर्मेशन अपडेट करें ताकि जो है किसी तरह का बीच में बिचौलिया अगर कोई बदलाव कर दिया या किसी तरह की चीज़ें है तो उसको रेक्टिफिकेशन हम लोग कर पाएँ, सीधे सीधे हम उसको फिर से ठीक कर पाएँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत तो है, क्योंकि जैसे जैसे सुविधा दी गई, पहले क्या होता था कि 1 घंटा नहीं पूरे दिन बर्बाद हो जाते थे किसान को कि आप ब्लॉक में गए, क्योंकि आप पहले देखेंगे बैंक जो होते थे अब गाँव में नहीं है, ब्रांच भी नहीं है, तो गांव जाते थे पूरे, उनके जब मेन समय होता था खेती बाड़ी का, उस टाइम भी जाके पैसे की ज़रूरत के लिए वो जाते थे करने के लिए। आधार बेस्ड वो गांव में निकाल लेते हैं CSC सेंटर के लिए। तो इसमें क्या है कि हम लोग इस तरह का प्रचार प्रसार जो फाइनेंशियल लिटरेसी वो बताया भी जाता है कि ये ना करें, क्योंकि जो सुविधा है और सुविधा आपको दी गई है तो सुविधा का दुरुपयोग का भी संभावनाएं तो है ही। आप चीज़ों आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी ठीक से चलाएंगे तो बहुत सुविधा है, अगर थोड़ा सा आपका ध्यान हट गया या सुविधा हो गई तो एक्सीडेंट का संभावना होती है। इसी तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी है, किसी टेक्नोलॉजी को अगर आप उपयोग करते हैं तो उसका लोग काट निकालते हैं दुरुपयोग करने के लिए भी। तो उस दुरुपयोग को भी सरकार हमेशा ध्यान देती है कि इस दुरुपयोग को कैसे नहीं हो, ये हम लोग करें।
इसलिए कभी कभी जो है सरकार इसमें थोड़ा करती है तो किसान भाइयों को थोड़ा सा कष्ट होता है और शिकायतें भी आ जाती है हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल तो कि हम आए लोग दिन कहते हैं कागज कि मांगते हाँ, रहते कि ये हैं, आए आपके दिन बचाव KYC के लिए करवाते है कि हैं। दुरुपयोग ना हो। जी जी, तो इसके लिए ही कि जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें और आप तक ही पहुंचे, इसके लिए सरकार समय समय पर बदलाव करती है। उस बदलाव में आपको योगदान भी देना चाहिए, तभी ये सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं सुचारू रूप से चलती हुई नजर आती हैं, उसका प्रभाव, उसका बदलाव देखने को मिलता है। कुछ और महत्वपूर्ण पहलू समझेंगे, यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी, कुछ व्हाट्सएप के जरिए हमें दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं, उनके सवाल को शामिल करते हैं। सुरेश कुमार है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा है कि हमें किसान क्रेडिट कार्ड या कृषि लोन लेना हो तो क्या हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही आवेदन कर सकते हैं? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? और दूसरा ये भी सवाल है इनका कि मेरा आवेदन स्वीकार हुआ है कि नहीं, इसकी पुष्टि कैसे होती है? देखिए, किसान भाइयों को अच्छा है कि जानना चाहते हैं, क्योंकि अब जैसे हम लोग बता रहे थे कि डिजिटल माध्यम आ गया है। बहुत सारा किसानों को उस टाइम दिक्कत होती है, ब्रांच में जाते थे, कितना समय दे रहा है नहीं दे रहा है, वो चीज़ें हैं। अब जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किसान क्रेडिट कार्ड करने के लिए तो पहले से भी बहुत सुविधाएं थी, लेकिन अभी एक भारत सरकार ने कृषिका ऐप किया हुआ है। तो कृषिका ऐप में जो है वो जो पात्र, जो आपने जैसे पहले भी चर्चा किया है कि इसमें जो है किसान अपने जो है अपना नाम, आधार, अपना डिटेल, जो खेत है उनका डिटेल और जो फसल लगाते हैं वो दें, और उसमें चिन्हित करना होता है कि आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं। जैसे ही आप देंगे हम उस आपकी एप्लीकेशन को, पूरी चीज़ों को आप जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए हैं या डिजिटली हमारे पास उपलब्ध है, जहाँ लैंड रिकॉर्ड है वहाँ सीधे हम लैंड रिकॉर्ड से जोड़ लेते हैं, है ना। आधार से है, आधार से आपके KYC कर लेते हैं, और खेत का जो है विवरण, वो जो क्रॉप लगाते हैं वो स्व घोषणा करके आप दे देते हैं, वो तुरंत चला जाता है। और इसमें जो है कि इस ऐप के माध्यम से अगर आप देंगे तो ट्रैक करते रहेंगे कि किसान किनके पास गया, उसमें क्या प्रोसेस किया, क्या चीज़ें हैं, और उस आप नहीं ट्रैक कर पाएंगे, सरकार भी उसको ट्रैक करती है सारे चीज़ें। और अगर हमें लगता है कि डिले हो रहा है चाहे कोई चीज़ है, तो इसको हम जो बैंक के जो हायर मैनेजमेंट है उनके साथ जब रिव्यू मीटिंग करते हैं तो उनका भी हम लोग लेते हैं कि भाई इतने आपके एप्लीकेशन पेंडिंग है, इस तरह की व्यवस्थाओं को आप सुदृढ़ कीजिए। तो इससे ना केवल जो है ऋण लेने में सुविधा हो रही है किसानों को, उनको बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है, और हम एक जवाबदेही के साथ उनको हम पूरा सारा चीज़ देते हैं। और जब अगर ऋण ले लेता है तो हमें उसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन देना है ना, जो सरकार की जो मेन चीजें है कि जो लाभ है उसको पहुंचाने में भी हमें तुरंत सारा डेटा मिल गया, हम तुरंत पहुंचाएंगे। हमारे पास जो है उससे जितना डेटा आता है उसको हमारे फिर जो बजटिंग करने में भी व्यवस्था होती है, कितना डेटा है उसके कितना हमें बजट की चाहिए, तो ये सारे आप देखेंगे पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, पूरी जो प्रशासनिक तंत्र को बहुत सुदृढ़ किया जा सकता है और किया जा रहा है। न केवल सेवा देने में, केवल उसको अच्छे से लागू करने में, किसान के तक पहुंचा कि ना पहुंचा उसकी मॉनिटरिंग करने में, है ना, ये सारे चीज़ें जो है पूरी तकनीकी के साथ किया जाता है। जी, इसके साथ ही एक और किसान है, उनका वीडियो प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है, उनके भी देख लेते हैं। दिल्ली से एक किसान है, देखते हैं क्या सवाल है उनका। मैं एक किसान हूँ, मेरा गांव में ज़मीन है और मेरे को AI से अगर लोन लेना है मेरे गांव में, जैसे मैंने अगर वेयर हाउस खोलना है उसके लिए, तो आपका मैं दिल्ली से कैसे अप्लाई कर पाऊँगा? मेरी इसमें क्या मदद कर पाएगा आपका एप्लीकेशन? देखिए, ये हैं किसान हैं और दिल्ली में रहते हैं, और वो जो है गांव के बारे में चिंतित हैं, और हम गांव के में कैसे हम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आप आज देखेंगे आज के टाइम में व्यवसाय में जो बहुत सारे किसान भाई भी जो हैं और खेती बाड़ी के साथ साथ अन्य व्यवसाय में या आर्थिक के लिए शहर में भी रह रहे हैं। तो इसके कारण से जैसे इनको मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल जो है www.agriinfra.dac.gov.in एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसमें किसान भाई स्वयं जो है अप्लाई कर पाएँ। अप्लाई करने के लिए
लिए बस केवल यही इन्फॉर्मेशन है कि आप अपना व्यक्तिगत जानकारी उसमें दें, व्यक्तिगत जानकारी दे दें, फिर उसके बाद जो है कि आप किस व्यवसाय को करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है पोस्ट हार्वेस्ट में बहुत सारे एक्टिविटी कवर है, प्लस हम कोई एसेट खरीदते हैं या कोई इम्प्रूव टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो उसकी जानकारी होती है। तो वो जानकारी दे दे, कितना ऋण लेना चाहते हैं, है ना, और उसमें हम लोग ने लगा रखा है कि क्या क्या जरूरी है, क्योंकि ये लोन लेना है, लोन किसको देना है, बैंक को देना है। तो बैंक को देना है तो बैंक की एक लोन लेने की प्रक्रिया होती है जो बैंक आरबीआई निर्धारित करती है। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या हमको कागजात चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो सारे चीज़ें इन पे हम ले लेते हैं और इसको हम डीपीआर बना लेते हैं। डीपीआर हम लोग इसलिए बनाते हैं कि बैंक के पास जब लोन लेने जाएंगे तो वो आपसे मांगेगा कि कब चुकता करेंगे, कितना आय होगी, कितना इसका टेन्योर फिक्स करेंगे, ब्रेक इवन कब आएगा, जो आर्थिक गणना करने के लिए जो लोन की वायबिलिटी के लिए जरूरी होता है वो भी हम लोग ले लेते हैं और इसको हम लोग बैंक को भेजते हैं। बैंक को भेजने से क्या हुआ कि और बैंक को भेजेंगे तो हम उसकी ट्रैकिंग कर पाएंगे। इसमें जो लाभ है वो कि आप जब लाभ लेते हैं तो सबसे पहला लाभ है कि इसमें जो बैंक को हम भेजते हैं उसमें अधिकतम 9% ब्याज दर पर सालाना पर देता है ऋण, और उसको है उसमें 3% सबवेंशन मिलता है। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। उस बेनिफिट को देके और इसको जब हम देंगे तो एक नंबर हम साथ जनरेट करके बैंक को देते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और बैंक को हमने इसमें निर्धारित किया कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको लोन का भुगतान कर देना है, सेंक्शन कर देनी है। तो सेंक्शन करने के बाद उसमें चीज़ें आ जाती है। इसके बाद भी जैसे मॉनिटरिंग है, अब इसमें जो आ रहा है आप मॉनिटरिंग करने के लिए अब जितने एसेट बने हैं, है ना, एसेट बने हैं तो उसकी हम लोग जियो टैगिंग कराते हैं। तो हमें जियो टैगिंग का भी हमारे पोर्टल पर आ जाता है। तो हम नॉट ओनली केवल फाइनेंशियल दे रहे हैं, उसका फिजिकल मॉनिटरिंग भी हमारे पास हो रहा है। प्लस ये भी हम सरकार देख पाते हैं कि किसी तरह का अगर जैसे मान लिया जाए कि हमें वेयर हाउसिंग बनाना है तो हम ये देख पाएंगे कि कितना वेयर हाउसिंग किस जिले में बना है या और ये जितने इनकी उपज के अनुसार उतनी ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है या ज़्यादा है। इस तरह की भी सरकार जो है पूरे डाटा इकट्ठा करके वो एक विश्लेषण करती है और निर्णय लेती है कि इसमें किस तरह का और आगे हमको करना चाहिए। इसमें दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। अब ये जो है आपका भविष्य की रणनीति बनाने में मदद दूसरे मिलती है। लोगों को भी फायदा होता है कि हम कहाँ बेचे, कहाँ करें, लोगों को इसमें सुविधा होती है। तो किसान भाइयों को इसको इसलिए हम बता पाए कि आप एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जो पोर्टल है उसके माध्यम से आप जुड़े लोन के लिए अप्लाई और कर सकते आप हैं। लोन अप्लाई करें। जी, एक और दर्शक हैं, मनीष हैं, किसान हैं, आइए देख लेते हैं इनका क्या सवाल है। मैं मनीष कुमार सिंह, मैं किसान हूँ। मुझे किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेना है। मुझे बैंक से कैसे लेना है, कोई हेल्प डेस्क है जिसके थ्रू हम लोन ले सके? जी, ये हैं, देखिए किसान हैं और ये केसीसी कार्ड लेना चाहते हैं। तो केसीसी कार्ड लेने के लिए जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि क्या प्रपत्र है, बहुत जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत कम है। जो इसको है जो आपको केवल अपना आधार कार्ड देना है व्यक्तिगत, जिसमें सूचनाएं हमारे पास मिल जाएगी। आप जिस खेत में खेती कर रहे हैं उसकी खेत का विवरण देना है, मालकाना हक का इसका प्रूफ देना है। नहीं तो हम आपको जहाँ जहाँ लैंड रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है वहाँ हम सीधे उनको जुड़ा हुआ उसी से ले लेते हैं। और जो है आप किस क्रॉप को लगाते हैं उसकी घोषणा करते हैं। ये इसलिए चाहिए कि आपको कितना आपको राशि दिया जाए, ये असेसमेंट करने के लिए ज़रूरत होती है। क्योंकि धान का जो होता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अलग होता है, उसका स्केल ऑफ फाइनेंस अलग है। अगर कोई वाणिज्यिक फसल लगा रहे हैं तो उसका पशुपालन से है, हाँ उसका पशुपालन से है, उनकी ज़रूरत अलग है। तो ये ज़रूरत बताएंगे तो हम ऋण बता पाएंगे कि कितना ऋण की राशि आपको भुगतान है। फिर इनको मैं सही सलाह देना चाहूँगा कि जो कृषिका ऐप जो भी हम लोग बात कर रहे हैं उस कृषिका ऐप के माध्यम से आप इसमें अप्लाई करें। ये 4 चीज़ें की जो हम लोग ने अभी चर्चा कर रहे थे, व्यक्तिगत जानकारी, खेत का विवरण, प्लस क्या आप खेती किस चीज़ का करना चाहते हैं, या व्यवसाय आप पशुपालन से जुड़े हुए हैं या डेयरी से जुड़े हुए हैं, फिशरी से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह का आपका ज़रूरत है, कैसा आपका एसेट बेस है, कहाँ कहाँ करना चाहते हैं, तो इसके आधार पर मिल जाएगा। आप पूरी ट्रैकिंग करिए इसके आधार पर। अगर उसके बाद भी है तो इसमें आप टिकट रेज करके हम लोग से पूछ भी सकते हैं। डिले हो रहा है तो हम लोग उनको बैंक को फिर एस्केलेट करते हैं मैटर को। जी, तो मनीष जी, इस प्रकार से आप किसी से लोन ले सकते हैं और तमाम प्रक्रियाओं को जानने के लिए कृषि का ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ रुकने का एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे। बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कार्यक्रम हेलो किसान में। डिजिटल माध्यम से किस तरीके से कृषि की योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा आज हेलो किसान के कार्यक्रम में हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं और हम आपसे समझना चाहेंगे कि कृषि क्षेत्र में देश के हर कोने से जुड़े हुए जो किसान हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा कोई एक ऐसा ऐप, कोई ऐसा डिजिटल पोर्टल, कोई ऐसी डिजिटल वेबसाइट कृषि क्षेत्र की जुड़ी हुई जिसके बारे में जानकारी हर किसान को होनी चाहिए, ताकि वो कृषि क्षेत्र में हो रहे जो बदलाव हैं या सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उसका लाभ ले सके। कुल मिलाकर उस किसान को इन पोर्टल्स के बारे में, इन ऐप्स के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। देखिए, ये जो आप पोर्टल की बात कर रहे हैं, किसानों के जितने तरह की आवश्यकताएं हैं और क्या क्या ऐप हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे मंत्रालय से 32 तरह की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वो आप जब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाएंगे तो सारी ऐप की सूचनाएं हम लोग दिए हुए हैं, क्योंकि एक उसमें ना हर एक चीज़ों का एक फील्ड होता है। तो आप एक तरह की चीज़ों को हम लोग एक तरह से करते हैं, जैसे कोई अगर इनपुट किस बारे में लेना है, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में है तो किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य ऋण है, प्लस हमारे मंत्रालय का ही नहीं, केवल अन्य मंत्रालय का भी ऋण आप लेना चाहेंगे। जैसे आप मॉपी है हमारा, है ना, फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई ऋण लेना चाहते हैं, या फिर कोई कुसुम के अंतर्गत जो है वो आपका सूर्या घर बनाना चाहता है ना, पीएम सूर्य घर की तरह है, तो उसमें लेना चाहता है, या गोबर गैस बनाना चाहता है जो अलग अलग मंत्रालयों का है, या कोऑपरेटिव्स में कुछ जो है वो लेना चाहता है। तो इस तरह की जो है, जैसे आपने बनाया, तो जैसे उसकी सारी सुविधाएं जो है जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से दी जाती है। इसी प्लस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी हम लोग ने डाला है, ताकि उसको जो है इंटीग्रेट करके सारी चीज़ को इन्फॉर्मेशन ले पाए। इसी तरह से अगर कोई आपको फसल के बारे में सूचनाएं लेना है कि हमको क्या फसल उगानी चाहिए, जो क्या मौसम है, क्या अदर है, तो उसके लिए विस्तार है, तो विस्तार के माध्यम से आप जानकारी लें, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको मार्केटिंग में करना है कि कहाँ मार्केटिंग का मंडी जो है कहाँ, तो इनाम के माध्यम से आप अपने सामान को बेच सकते हैं, जोड़ सकते हैं, दूसरे मंडियों पर आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एपीओज हैं, है ना, एपीओज आज देख रहे हैं कि क्योंकि आपका जो है संगठित होना, जैसे आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसी तरह से हम लोग कहते हैं आज के जो मार्केट जो जिस तरह से चल रहे हैं, चाहे उपभोक्ता मार्केट हो चाहे जो भी हो, तो आप सब जब संगठित करते हैं तो एक बार्गेनिंग पावर आपका बढ़ता है, बिल्कुल, है ना। आप जो है तो बार्गेनिंग पावर, और एक बार्गेनिंग पावर के साथ साथ आपकी उत्पाद जो होती है, उत्पाद का एक वॉल्यूम भी बढ़ता है, बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ता है। और उसको क्योंकि आप अगर बड़ा वॉल्यूम में करेंगे तभी आप शहरों और अच्छे लोगों के साथ जो उनके जो कंज्यूमर है उनके साथ आप जुड़ पाएंगे। तो ये सारे चीज़ें हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है जो SFAC उसको देखती है, और उसके लिए अलग तरह का प्रमोशनल एक स्कीम है। तो इस तरह की जो ज़रूरत है किसानों को, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव स्कीम की है, उसके आधार पर हम लोग जोड़े हुए हैं। लेकिन आप इसकी जितने तरह की जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें हमारे जो एक जगह हम लोग रखे हुए हैं, जो हमारे वेबसाइट पर पड़ा हुआ है ना। एग्री वेलफेयर का वेबसाइट है agriwell.gov.in, जो मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, वहाँ आप सारे जगह एक साथ कर पाएंगे। इसी तरह से जो DBT की स्कीम्स है,
जहाँ पैसा जाता है, क्योंकि मॉनिटरिंग भी करना होता है कि भाई एक किसान जो है कितने स्कीम के लाभार्थी है ना, वो भी सरकार के पास डेटा होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने एक स्कीम का इंफॉर्मेशन जो आप लिए हैं वो जो है आप वहाँ सारा चीज आप भर दिए हैं, वहाँ आपका वेरिफिकेशन हो गया, आप दूसरे स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो सरकार क्यों दूसरी बार आपका वेरिफिकेशन करे? जो वेरीफाइड डेटा है उसी वेरीफाइड डेटा को हम क्यों ना उपयोग करें? तो इस तरह की जो है अभी जो है कोशिश चल रही है, जो फार्मर रजिस्ट्रीज को जो बन रहा है, जो भारत सरकार का सभी राज्यों के साथ मिलके एक फार्मर रजिस्ट्री पूरा जो है एग्री DSS, जिसमें पूरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स बनेंगे, जिसमें आपके पूरा व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन, आपका खेत का इन्फॉर्मेशन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन का इन्फॉर्मेशन, प्लस जो मार्केट वहाँ अवेलेबल है, जो आपके मूल्य मिल रहे हैं, वो सारे सूचनाएं एक जगह आएगी और उसके द्वारा AI के माध्यम से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ज़माना आ रहा है, उसके माध्यम से जो है सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, या आप ले सकते हैं कि हमारे ये चीज़ें हैं, मैं क्या करूं। एक मॉडलिंग टाइप का आप खुद बना सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं उस सोच को आप AI के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। हो सकता है AI माध्यम से आपको बहुत अच्छे सुझाव भी मिल जाए, उस सुझाव को जो है आप अच्छे से अपने व्यवसाय में, कृषि तो को मैं व्यवसाय ही कहता हूँ आजकल, तो उस कृषि में आप उसको जोड़ पाएँ और अपने प्रोडक्टिविटी प्लस जो इनकम है उसको अच्छे से कर पाएँ, आप जो है मार्केट से जुड़ पाएँ, लाभ ले पाएँ। क्योंकि बहुत देखिए आज के टाइम में ना आप देखेंगे कंज्यूमर का अलग अलग बिहेवियर होता है, प्रोडक्शन का भी अलग अलग बिहेवियर होता है। हर एक आदमी जो होता है हर एक जगह ढूंढता है कि मैं इस जगह को हूँ, मैं इस पार्टिकुलर चीज़ को मैं लेना चाहता हूँ, वो कहाँ मिलेगा, है ना। तो उस चीज़ को आप जो है अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मार्केट आया हुआ है उस माध्यम से हम लोग परचेज करते हैं, तो किसान भाई उसका बहुत लाभ ले रहे हैं आजकल, खास करके FPO, क्योंकि सबसे पहले मैं बताया कि जो प्रोड्यूस एक मात्रा में होनी चाहिए ताकि आप जो है स्केलेबल फॉर्म में आप जुड़ पाएंगे मार्केट से। तो ये माध्यम से भी इनाम माध्यम से जो है उसके माध्यम से भी जुड़ रहे हैं, प्लस अलग अलग जो है कोऑपरेटिव संस्थाएं भी इसमें काम कर रही है। वो भी कोऑपरेटिव संस्थाएं भी जो है किसानों को सशक्त करने के लिए वो भी बहुत सारे ऐप बनाए हैं, बहुत सारे चीज़ों को जोड़े हैं, ताकि इस पर जो है किसान का जो है आर्थिक स्थिति हो, ग्रामीण क्षेत्र हो वो समृद्ध हो, ताकि जो है हम एक विकसित भारत की ओर, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएँ। जी सुनील कुमार जी, इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो दूरवर्ती क्षेत्र हैं या सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे पूर्वोत्तर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नेटवर्क होना या किसी भी पोर्टल का सही तरीके से सुचारू रूप से चलते रहना, ये भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत पैदा करता है। ऐसे क्षेत्रों में किसानों के लिए जो डिजिटल पोर्टल्स है, डिजिटल ऐप्स है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसका लाभ लेना कैसे संभव हो पाता है? और जैसे हम जम्मू कश्मीर या लद्दाख के कुछ संभागों की बात करें जहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत होती है, या अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कैसे चीज़ें सुचारू रूप से चल पाएंगी? देखिए इसके लिए अगर आप आज इसके जवाब के लिए आपको मैं 5 साल पहले 5 साल पुराना ले जाना चाहता हूँ कि जो आप सुदृढ़ क्षेत्रों की बात कर रहे हैं वो हमारे मेन क्षेत्रों में भी नहीं हुआ करता था। तो धीरे धीरे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं अभी किसी कारण से, भौगोलिक के कारण से जो भी है हम लोग उसको पहुंच तो कर पाया, लगातार हम लोग नहीं बना पाते हैं। ऐसी अभी भी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है कुछ क्षेत्रों में, वहाँ अभी भी हम फिजिकली रूप से काम करते हैं, जो हमारा पुराना तंत्र था उसको सुदृढ़ तरह से करते हैं। लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं वहाँ कि हम वहाँ स्पेशल वैन के द्वारा जो है ना, हम IT के द्वारा हम एक क्योंकि वहाँ लगातार नहीं है, लगातार नहीं है, लेकिन हम अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पूरे एक वैन लिए और वैन के माध्यम से हम वहाँ पहुँचे और जो सुविधाएं हैं उसको पूरा एकत्रित किए और हम लोग ले पाए। तो सरकार की हमेशा कोशिश है, जैसे आप देखेंगे कि जैसे हम लोग एम्बुलेंस करते थे हेल्थ के लिए, तो उसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी इस तरह की बहुत सारे व्यवस्थाएं की गई है, जो सूचना को पूरे तंत्र बना के सारे चीज ले जाते हैं, पूरे वहाँ के क्षेत्रों को भी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करा के लौट जारी है। और वो समय दूर नहीं कि इन क्षेत्रों को भी सारी सुविधाएं मिलती नजर आएंगी। जैसे आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और बहुत तेजी से इसके लिए काम भी हो रहा है। डॉक्टर सुनील कुमार जी, कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो पहुंचे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से कृषि क्षेत्र में पूरी तरीके से फैलाया गया, उसका लाभ किस तरीके से मिल रहा है, कैसे बदलाव आ रहे हैं, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। तमाम सवालों के आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिए। आपका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए और बेहतर तरीके से विश्लेषण को करने के लिए।
जी, और इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इन तमाम जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ होगा और आप सही समय पर इन जानकारियों का इस्तेमाल कर खेती किसानी में डिजिटल माध्यम से लाभ ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले ऐसे कौन से विषय रहेंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे, आइए नजर डाल लेते हैं कार्यक्रम के अगले विषय पर। हेलो किसान में अगले विषय में बात होगी रबी तिलहनी फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन कैसे करें, जिसमें सरसों, अलसी और तारा मीरा जैसी मुख्य फसलों पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है, कोई संशय है, कोई जानकारी आप हमें देना चाहते हैं, वीडियो प्रश्न बना के आप हमें भेज सकते हैं। प्रश्न वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं, नंबर नोट कर सकते हैं। प्रश्न वीडियो भेजने के लिए अब तक अपने सवाल भेजने के लिए वो भी आपके स्क्रीन पर नंबर दिखा रहे हैं 8800520717। इस नंबर पर अपना कोई भी सवाल आप वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अतिरिक्त आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फ़ोन करके सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा आप इस कार्यक्रम को दोबारा से डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप फिर से देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।